वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2017 का केमिस्ट्री क्वेश्चन जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर से। DCCPM में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2017 में केमिस्ट्री सेक्शन से, आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक और कमेंट्स जरूर करना। और फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लास कैसे लगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास में कैसा लगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। और साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम चैनल को अभी तक हमारे नहीं ज्वाइन किए हो, पीपीआई ट्यूटोरियल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, तो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, जाके ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों को कराते हैं क्विजेस, टाइम टू टाइम नोटिसेस और सारा क्लासेस का पीडीएफ्स और स्केड्यूल, क्लास किस वे में चलेगी वहीं टेलीग्राम पे नोटिस दिया जाता है। तो जाके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को और वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आज का जो है, जो पूछा गया था 2017 केमिस्ट्री क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच वन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसका एक का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? तो आपके ऑप्शंस है पेट्रोल, हाइड्रोजन गैस, ब्यूटेन या लकड़ी। तो पेट्रोल है, हाइड्रोजन है, ब्यूटेन है और वुड है। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मान किसका रहता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है और ये आपका चैप्टर हाइड्रोजन के ऊपर पूछा गया है। चैप्टर हाइड्रोजन के ऊपर पूछा गया है, जो कि आपका क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, पार्ट 2 बुक का जो है पहला ही चैप्टर है हाइड्रोजन, उसके ऊपर पूछा गया। वहां पे बता रखा है ये हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका डेटा भी होता है कि जूल्स में कितना है, किलो जूल्स में। लेकिन आप डेटा नहीं भी याद रखोगे तो ये कॉमन सेंस का सवाल है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहता है, क्योंकि इसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल्स फॉर रॉकेट्स। रॉकेट्स के लिए हम लोग जो रॉकेट्स लॉन्च करते हैं सारे, उसमें फ्यूल की तरह हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है आपका ईंधन के रूप में। इसमें तो रॉकेट्स में, जो आपका रॉकेट स्पेस में जाता है, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। तो सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है इस वजह से। उसके बाद किसका होगा बताइए? पेट्रोल का होगा कि ब्यूटेन का होगा कि वुड का होगा? तो आपको बताना है किसका होगा, क्योंकि दोनों यूज होता है। ब्यूटेन आपका यूज होता है एलपीजी में इसका यूज होता है। पेट्रोल तो हम लोग कार्स में यूज करते हैं, और वुड का तो सबसे कम होगा, ये तो हमें पता ही है। तो इसको ऑर्डर में करिए, चलिए करिए तो कि पेट्रोल का ज्यादा होगा कि वुड का ज्यादा होगा, ये बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। पेट्रोल का ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा। इसके बाद में सबका डेटा भी लिखवा दूंगा किसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कैलोरी मान किसका है, चारों का सब्जेक्ट लिखा दूंगा। लेकिन कॉमन सेंस से पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे कम तो मुझे पता है कि वुड का होगा, सबसे ज्यादा तो मुझे पता है हाइड्रोजन का होगा, और थोड़ा सा पेट्रोल क्योंकि कार में यूज होता है, और ब्यूटेन एलपीजी में यूज होता है। तो अब देखेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा। और होता क्या है ये कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कैलोरी मान होता क्या है, ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरी मान क्या होता है। उसके बाद आपको मैं वैल्यूज लिखवाऊंगा प्रत्येक का। तो अभी बताइए कि आप पेट्रोल में ज़्यादा होगा कि हाइड्रोजन होगा। उसके बाद मैं कैलोरीफिक वैल्यू बताऊंगा क्या होता है, और सबका मान क्या होगा जूल्स में, वो लिखवाऊंगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इरेज कर रहा हूँ सारा स्क्रीन। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे कि आपका इसका मान क्या होगा कैलोरी का। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। तो सबसे पहले आपका कैलोरी मान क्या होता है कि किसी भी फ्यूल्स को हम लोग जलाते हैं, तो जलाने यानी कंबशंस के दौरान उसमें कितना ऊर्जा, एनर्जी, हीट निकलती है, उसको हम लोग नापते हैं पर ग्राम में चाहे कैलोरी में। तो उसको हम लोग कहते हैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू। और उसका मान कुछ इस प्रकार है। पेट्रोल के लिए आपको जाएगा 45.8 किलो जूल्स पर ग्राम। हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ईंधन के रूप में यूज होता है रॉकेट्स के लिए,
किलो जूल्स पर 150 किलो जूल्स पर ग्राम। और ब्यूटेन के लिए यानी ये तो एलपीजी में यूज होता है, तो इसका भी रहेगा ज़्यादा मान, तो 60 किलो जूल्स पर ग्राम। यानी आपका एलपीजी किस चीज़ से बना रहता है, मुख्यतः प्रोपेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से बना हुआ रहता है, तो ये आपका हो गया। और वुड के लिए सबसे कम यानी 45 किलो जूल्स पर ग्राम। तो ये था आपका मान। तो आप ऑर्डर में करोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक मान किसका रहेगा, मान हाइड्रोजन का, उसके बाद किसका रहेगा, तो आपका एलपीजी यानी ब्यूटेन का, उसके बाद किसका कम रहेगा, आपका पेट्रोल का, और उसके बाद सबसे कम किसका रहेगा, वुड का। तो ये आपका ऑर्डर, और ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है कि कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। तो कोल गैस आपका किस चीज का मिक्सचर है, तो कोल गैस किस चीज का मिक्सचर है, ये भी आपका हाइड्रोजन चैप्टर का ही क्लास 11th का टॉपिक से पूछा गया है। वहीं पे कोल गैस, सिन गैस, ये सब प्रोड्यूसर गैस के बारे में जिक्र कर रखा है। तो कोल गैस क्या है आपका, कोल गैस हम किसको बोलते हैं, तो कोल गैस मिक्सचर किस चीज का होता है, आइए देख लेते हैं और इसको डिटेल में भी देखेंगे हम लोग। कोल गैस किस चीज का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये कोल गैस मिक्सचर होता है आपका हाइड्रोजन H2 का प्लस मीथेन CH4 प्लस इथाइलिन, इथाइलिन भी होता है इसमें, प्लस एसेटाइलिन, एसेटाइलिन भी होता है इसमें, प्लस CO। इतना चीज रहता है कोल गैस में। तो इसमें मिलाना है कि कौन ज्यादा मैच कर रहा है इससे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो CO है, तो इसमें भी CO है, H2 है, इसमें भी H2 है, CH4 है, तो CH4 भी है। तो ये पूरा मैच कर रहा है क्योंकि मुख्य अमाउंट में यही प्रेजेंट रहता है, ये थोड़े प्रेजेंस में रहता है, बहुत परसेंटेज इसका कम रहता है। तो मेन आपका ये है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी देख लेते हैं, ये तो कोल गैस था, हो सकता है इसका भी कुछ नाम हो, बी का भी कुछ और नाम हो, डी का भी कुछ और नाम हो, तो चलिए देख लेते हैं। तो एक होता है आपका सिंथेसिस गैस, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। एक होता है आपका सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस गैस जिसको हम लोग शॉर्ट में सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है, SYN सिन गैस, सिंथेसिस गैस शॉर्ट में। इसको अदर नाम भी है आपका, इसका अदर नाम भी है, और इसको हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं, वाटर गैस। इसका क्या फॉर्मूला है, CO प्लस H2, ठीक है, CO प्लस H2। लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिन गैस। तो सिन गैस एक बार मार्क कर लीजिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक होता है आपका प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस सबको नोट करते चलिए। प्रोड्यूसर गैस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO प्लस N2। जब नाइट्रोजन गैस आ जाएगा तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। फिर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं हम लोग। और ऑप्शन नंबर बी तो हो गया आपका, बी क्या है आपका, प्रोड्यूसर गैस है, बी आपका क्या है, प्रोड्यूसर गैस है। डी आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस मीथेन। ये कौन सा है आपका, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। ये भी तो कुछ होगा ही, ये भी तो कुछ होगा ही कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको क्या नाम देंगे हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस मीथेन, क्या कुछ ऐसा गैस होता है, तो ये आपका वर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका भी सही आंसर आएगा मैं उसके लाइक करूंगा कमेंट्स को, ठीक है। तो ये डी आपको बताना है, और क्या कोई ए का भी नाम है तो ये बताना है। तो मेन क्या था, कोल गैस, सिंथेसिस गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। एक और नेचुरल गैस भी कर लेते हैं, जो हम लोग नेचुरल गैस यूज करते हैं। नेचुरल गैस क्या है आपका, मीथेन CH4 प्लस इथेन, मीथेन और इथेन दोनों रहता है, ठीक है, मीथेन और इथेन दोनों रहता है। और एक होता है बायोगैस, लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, बट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बायोगैस। बायोगैस आपका क्या है, तो मीथेन CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस N2, इतना चीजों से बन के आपका बायोगैस बनता है, जो गोबर गैस भी हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गोबर गैस। तो पूरा का नोट्स बना लीजिए आपका, ये फ्यूल्स के ऊपर था क्वेश्चंस, फ्यूल्स, हाइड्रोजन
फ्यूल्स के रूप में, तो हाइड्रोजन चैप्टर से फ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चंस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपका नॉन मेटल है। तो इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबका आपको लिखना होगा। ये क्या है, एक्स एक धातु दे रखा है जिसका 14 है, 14 क्या आपका जेड यानी एटॉमिक नंबर, और 28 आपका ए है यानी एटॉमिक मास। तो इस तरह से सबका लिख दीजिए, एक्स 13 16, ठीक है। सी का क्या आपका एक्स 12 24, और डी है क्या आपका एक्स 11 12। आइए इसको देखते हैं। तो आपका 14 है, तो यानी इसको 14 एटॉमिक नंबर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिलिकॉन बोलते हैं। याद है आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास विद सिंबल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन है ये। 12 वालों को क्या बोलते हैं, 12 वालों को क्या बोलते हैं, तो 12 वालों को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 और 24। 13 वाला को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, 13 और 16। और 11 वालों को क्या बोलते हैं, सोडियम। ठीक है, सोडियम। और इसका 12 दे रखा है, तो हम लोग इसको 12 लेके चलेंगे, लेकिन इसको 23 देना चाहिए था यहाँ पे, इसको 23 कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से अब धातु कौन सा है, अधातु कौन सा है। तो आपको पता है सोडियम, Na, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, दीज और आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये तो सब आपका मेटल्स में कहलाता है एक्स ब्लॉक एलिमेंट। ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सब विद्युत धनात्मक वाले तत्व हैं, मेटल्स है, धातु हैं। तो इसमें एक ही आपको अधातु दिख रहा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या आपका सेमीकंडक्टर्स में आता है, जिसको हम लोग अधातु भी बोलते हैं, नॉन मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये धातु नहीं है तो नॉन मेटल्स भी जाएगा। सेमीकंडक्टर बनाने में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है, SI और जी, लेकिन इसको हम लोग नॉन मेटल्स कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए यानी ए करेक्ट आंसर होगा, जो आपका नॉन मेटल है। बाकी सब आपका एल्यूमिनियम, मैंगनीज, सोडियम आप लोग जानते हो कि मेटल्स है। तो एक्स के फॉर्म में आपको एग्जाम देगा, एक्स पूछ के तत्व निकालना रहेगा कि आपका क्या है, वो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है यानी मेटल्स है, या नॉन मेटल्स है, या मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स यानी उपधातु। ठीक है, तो यहाँ पे अधातु पूछा है इसलिए सिलिकॉन चला गया। अगर मेटलॉइड्स रहता तो हम लोग इसको मेटलॉइड्स में डालते, क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सारे आपके मेटलॉइड्स कैटेगरी में आते हैं, इसको नॉन मेटल्स भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेटलॉइड्स का प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, इस वजह से इसको नॉन मेटल्स भी मान सकते हैं हम लोग, लेकिन मेटल्स नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके क्लास के बाद फिर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन। यह धातु इनमें से चारों गिवन में से कौन सा धातु है जो Cu को CuSO4 के विलयन से विस्थापित यानी डिस्प्लेस नहीं करा सकता। तो इसमें 3 मेटल्स हैं जो आपको करवा सकते हैं आपको विस्थापित। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मेटल है जो विस्थापित नहीं करा सकता। तो आपको ऑप्शंस क्या है, Na, Pb, लेड, जिंक और Hg। तो यानी सोडियम, लेड, जिंक, जस्ता और Hg यानी मरकरी, पारा। तो आपको बताना है कौन सा है जो आपको विस्थापित करा सकता है। तो एक तरह से मानिए कि आपको एक पात्र दे रखा है, वेसल है, जिसमें आपका CSO4 पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन इसका CSO4 का कॉपर सल्फेट का भरा हुआ है। अब हमको इसमें मेटल्स डालना है एक एक करके हम सोडियम को डालेंगे पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे हम लोग Pb को डालेंगे, तीसरा नंबर पे जिंक को डालेंगे और चौथा नंबर पर Hg को डालेंगे। तो एक एक करके हम लोग डालेंगे पात्र में और देखेंगे कि क्या इसको हटा के कॉपर को सल्फेट के साथ हटा के कॉपर के साथ जगह बना सकता है Na। तो हाँ बना सकता है। तो क्यों, क्योंकि कॉपर से ऊपर आता है आपका सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में, प्रतिक्रिया श्रृंखला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सवाल है, प्रतिक्रिया श्रृंखला में आपका ये बहुत आगे आता है।
तो ये विस्थापित कर देगा, तो ये तो विस्थापित कर देगा। फिर Pb को डालेंगे एक बार, तो Pb को डालेंगे तो ये भी PbSO4 बना देगा, तो ये भी विस्थापित कर देगा। कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ खुद जगह बना लेगा, तो ये भी विस्थापित कर देगा क्योंकि ये भी कॉपर से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। फिर जिंक को डालेंगे, तो जिंक को डालेंगे तो जिंक भी ZnSO4 बना देगा। रिएक्शन समझिए क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन बोला है NaPb का, तो ये जैसे पात्र में डाले CuSO4 है एक्वस में, तो रिएक्शन क्या होता है कि जिंक सॉलिड डाले, सॉलिड मेटल्स है, ठीक है, उसमें CuSO4 सॉल्यूशंस में एक्वस में वेसल में, तो रिएक्शन क्या हुआ आपका, रिएक्शन ये हुआ कि ZnSO4 बन गया प्लस Cu आपका सॉलिड निकल गया, तो ये आपका रिएक्शन है। तो इसी तरह NaPb के साथ होगा, तो जिंक में भी आपका यही होगा, प्रतिक्रियाशील है। लेकिन जब हम लोग मरकरी डालते हैं, क्योंकि ये मरकरी कॉपर से नीचे आता है प्रतिक्रिया श्रृंखला में, मोर रिएक्टिव है ये और ये लेस रिएक्टिव है, तो जब हम लोग जिंक मरकरी डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर से कमजोर है, लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए Hg जाके सीधा यहाँ पे बैठ जाएगा नीचे, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। व्हेन वी विल ऐड Hg इन CuSO4 देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बाकी सब में भी स्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा। तो ये था आपका प्रतिक्रिया श्रृंखला के ऊपर कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो ये ऑर्डर बन गया, तो सबसे ज्यादा यहाँ रिएक्टिव कौन है, सोडियम, फिर उसके बाद कौन है होगा आपका जिंक होना चाहिए, फिर उसके बाद Pb होना चाहिए, फिर उसके बाद Hg होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जाके याद करना होगा, यानी चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां से ये सवाल आया है प्रतिक्रिया श्रृंखला के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें से बताना है व्हाट इज क्रायोलाइट, इनमें से क्रायोलाइट क्या है। तो आपका NaLO2 है, Al2O3 है, AlOH3 है और Na3AlF6 है। तो क्रायोलाइट इसमें से कौन सा है, तो सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि क्रायोलाइट हम Na3AlF6 को बोलते हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम्स क्या है, तो आपको ये होमवर्क है, और जिसका हो जाएगा उसको कमेंट बॉक्स में वापस आके यहाँ कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि कौन कौन कमेंट करता है, किसको आता है, किसने होमवर्क कर लिया, और जिसको अभी आता है तो कमेंट सेक्शन में करना है, ना कि लाइव चैट वाला में। लाइव चैट वाला में नहीं करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करना है, और क्लास के बाद फीडबैक भी आपको यहीं पे देना है कमेंट सेक्शंस में, ना कि लाइव चैट में, ठीक है। लाइव क्लास वाला में नहीं देना है, कमेंट्स में देना है, ठीक है। होमवर्क भी और कुछ भी कमेंट्स, फीडबैक आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और प्रत्येक स्टूडेंट्स का फीडबैक आना चाहिए, आपको क्लास अच्छी लगी तो अच्छी बताइएगा, बुरी लगी तो बुरी बताइएगा, और कमी रहेगी तो बताइएगा कि सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए, तो वहाँ मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स को वैल्यूएबल की तरह ट्रीट करूंगा। तो ये था आपका डी Na3AlF6, तो इसको याद कर लीजिएगा क्रायोलाइट का। बाकी तीनों का आपका वर्क है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत ईजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एलॉय ऑफ दिस मेटल विथ अदर मेटल्स कॉल्ड एज अमलगम, इस धातु की और धातुओं के साथ मिश्र धातु अमलगम कहलाता है, ठीक है। एलॉय यानी मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। तो हम मरकरी के साथ जो भी बनाते हैं एलॉयज, उसको हम लोग अमलगम कहते हैं, ठीक है। जैसे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है। एग्जांपल में जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, तो जितना भी हम लोग बनाते हैं Hg के साथ एलॉयज, उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो ये याद कर लीजिए, अमलगम का जहां भी आएगा तो हम लोग Hg के साथ बनाते हैं अमलगम, ठीक है। Hg किसी भी साथ मिश्र धातु बनाएगा तो उसको हम लोग अमलगम ही बोलेंगे। जैसे जिंक अमलगम आपका हो गया, बहुत सारे अमलगम आते हैं क्योंकि पारा आपका बहुत सारे तत्वों के साथ मिश्र धातु बनाता है। मिश्र धातु यानी अलॉयज, एलॉयज, और एलॉयज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एलॉयज के ऊपर बहुत सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन जैसे अभी मैं दे रहा हूँ एलॉयज के ऊपर, चलिए बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में, और चैट, लाइव चैट में भी बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी क्लास के बाद बताइएगा कि आपका ब्रास यानी पीतल, पीतल किस दो तत्वों से मिलकर बना हुआ, कौन से धातुओं से मिलकर बना हुआ है। तो पहला आंसर दे दीजिएगा आप लोग लाइव चैट में। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ सभी का आंसर, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड सभी को।
तो ये आपका कॉपर प्लस जिंक, जिंक से बना हुआ है, यानी तांबा और जस्ता। कितने प्रतिशत में, प्रतिशत क्या होगा, तो ये होगा आपका 70 भी ले सकते हो, 70 और 30, और कहीं कहीं आपको 80 और 20 भी मिलता है, दोनों सही है। अगर ऑप्शंस में 80-20 दे रखा होगा तो 80-20 क्लिक कीजिएगा। तो ये आपका पीतल पे हो गया। होमवर्क में ले लीजिए आप ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कमेंट्स में देना है सभी को, ना कि लाइव चैट में। क्लास के बाद ब्रॉन्ज, सोल्डर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके, बेल मेटल, ये सब के आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है द एलिमेंट इज फाउंड इन वूल। वूल में ये एलिमेंट पाया जाता है। तो आपके हैं ऑप्शंस, तत्व वूल में पाया जाता है पोटेशियम, सल्फर, Sc और पी फास्फोरस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। आपको बताना है कि क्या प्रेजेंट रहेगा वूल में। तो सबसे पहले वूल का हम लोग जान लेते हैं। तो वूल में आपका क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका रहता है कार्बन, कार्बन यानी 50% आपका कार्बन रहता है। उसके बाद आपका रहता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसमें ये भी रहेगा, तो 12% ये। उसके बाद ऑक्सीजन 10%, कंपोनेंट्स में बता रहा हूँ ये किन किन चीज़ों से बनता है वूल, विथ परसेंटेज ऑक्सीजन। उसके बाद आपका क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका 25%। उसके बाद और आ जाइए, उसके बाद आपका आ जाता है सल्फर, सल्फर आपका 3%। तो टोटल आपका हो गया 100%, ठीक है, पूरा जोड़ दीजिएगा तो 100%। तो ये था आपका कंपोजिशन, और यहाँ से आपको उत्तर भी मिल गया कि सल्फर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सल्फर आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि पोटेशियम Sc और पी आपका नहीं पाया जाता फास्फोरस। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, यानी सल्फर। और ये पूरा वूल का आपका परसेंटेज था, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको नोटिस और क्लास कब से होगी लाइव आपको वहाँ पर ये सूचित किया जाता है। तो क्लास कब कब होगी, कौन से सब्जेक्ट की होगी, आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल पे सूचित किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे क्विजेस भी कराए जाएंगे, जैसे एग्जाम फॉर्म निकल जाएगा पीडीएफ्स भी वहीं मिलेंगे आपको सारे, और साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी सब वहीं मिलेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 8वां सवाल, हाउ मेनी CH3 ग्रुप्स आर देयर इन अ नियोपेंटेन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्लास 11th का पहला ही चैप्टर का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 11th का ही है। तो आपको बताना है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप नियोपेंटेन में कितने मात्रा में होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। नियोपेंटेन का किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, तो C, ठीक है, 4 कार्बन, इसमें भी C, ठीक है, CH3, 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 ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4। तो 4 आपका हो गया सही आंसर नियोपेंटेन का, ठीक है। नियोपेंटेन में आपका कितना हो गया, और इसका नेम क्या होगा, इसका नेमिंग दीजिए, IPSC नेमिंग। इसका IPSC नेमिंग यहाँ लिख रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे नियोपेंटेन को, 2,2 डाइमिथाइल इथाइल डाइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या क्या, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 2 3 इसका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। 2,2 दोनों ऊपर में मिथाइल लगा हुआ है तो डाई बोल दिए, और 2,2 से दोनों को रिप्रेजेंट कर दिए, तो 2,2 डाई और मिथाइल ग्रुप है। और मेन ग्रुप कौन सा है, 3 स्ट्रक्चर वाला लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसको प्रोपेन बोलेंगे। ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब आपको मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, आप बताइए, आप बताइए आइसोपेंटेन ड्रॉ करके, आइसोपेंटेन ड्रॉ करके बताइए तो किस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। चलिए आइसोपेंटेन बताइए तो देखते हैं किसका सही आता है। आइसोपेंटेन ड्रॉ करना है,
आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन आइसोपेंटेन कैसे ड्रॉ होगा? इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, चलिए देख लीजिए। CH3 CH, उसके ऊपर CH3, फिर CH, फिर CH3 और HH, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइसोपेंटेन, ये आइसो बताता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल आइसोपेंटेन है। उसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? आइसोपेंटेन का IPSC नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? चलिए बताइए। ये तो हो गया इसका नॉर्मल IPSC नेमिंग, बताइए IPSC नेमिंग बताइए इसका आइसोपेंटेन का। चलिए चैट बॉक्स लाइव चैट में मैं देख रहा हूँ इसको किस तरह से नेमिंग कीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। इजी है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 और 4, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। और इधर से लेंगे क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ये था आपका। इसी तरह से आपको पूछेगा आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, टर्न्ड ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सब आपको आने चाहिए। तो ये सब आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दे रखा है, तो ये सब आपको अच्छे से हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। The carbide of this element is used in the laboratory for the preparation of acetylene। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है कि आपका इस तत्व का कार्बाइड प्रयोगशाला में एसिटिलीन को बनाने के लिए विधि में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर तो कैल्शियम होगा, लेकिन रिएक्शंस भी देख लेते हैं कि क्या होगा। कि आपका क्वेश्चंस क्या है कि द कार्बाइड ऑफ दिस एलिमेंट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। तो ये आपको बताना है। तो इसका रिएक्शंस क्या होगा पूरे अच्छे से, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे हर क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और किस प्रकार से आपको लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये रिएक्शंस क्या है आपका, इस प्रकार से आपका होता है, ठीक है। आइए तो इसको देख लेते हैं पूरा चार्ट को। इसको हम चार्ट का नाम दे देते हैं कैल्शियम कार्बाइड प्रोडक्शन। अब पूरा चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा और ये चार्ट आगे भी आपको काम देगा। तो सबसे पहले ले लेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे CaO सॉलिड में प्लस CO2 गैस में हीट देने के से, ठीक है, हीट देने से, ठीक है। बाद में कैल्शियम से हम लोग गर्म करके कोक निकालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड से 2000 डिग्री सेल्सियस देके। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कोक देंगे इसको, कोक के प्रेजेंस में, तो आपको CaCO2 यानी कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा ये, यानी सॉलिड फॉर्म में। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग कोक देंगे इतना डिग्री पे, एंजाइम्स कैटलिस्ट जो भी बोल दिए, तो आपका CaCO2 बनेगा। और उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे विद द रिएक्शंस। तो ये आपका क्या देगा C2H2, ठीक है, गैस में, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस वे से हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन C2H2, ठीक है। एसिटिलीन भी इसको बोलते हैं। और इसका अदर नेम क्या होगा ये भी आप हमको अभी बताइए। इसका अदर नेम, ये तो कॉमन नेम हो गया, इसका केमिकल नेम क्या होगा? C2H2 का आपको केमिकल नेम बताना है। मैं चेक कर रहा हूँ, C2H2 का आपको केमिकल नेम भी बताना है, ठीक है। तो केमिकल नेम इसका होगा इथाइन। क्या होगा? इथाइन, ठीक है। और इसको हम लोग कॉमन नेम में एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, और इथाइन भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा 9 क्वेश्चंस का पूरे अच्छे तरीके से। और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अदर्स चैनल्स पे बस टिक लगाने वाला काम मिलेगा, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ टिक नहीं लगाया जाता, प्रत्येक क्वेश्चंस को इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि टिक लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो आपको क्लास कैसा लगा, हमारा प्रयास, हमारा हार्डवर्क, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और मोटिवेशनल है, उससे हम लोगों को और मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइव चैट के बाद कमेंट्स में भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस
और क्लासेस अटेंड करने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई फॉर बिहार, यूपी, झारखंड पीपीआई ट्यूटोरियल में हम लोग सब करवाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ पाने के लिए और क्विजेज और शेड्यूल जानने के लिए कि क्लासेस कब चलते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बोलें, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। नहीं समझ में आए हो तो रिपीट पे एक बार ज़रूर देखिएगा और चैनल से जुड़ जाइए अगर न्यू हो तो थैंक यू। फिर अगले वीडियोस और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए कम मस्ती कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉच एंड कीप स्टडिंग।